channel Yushika, a mental health guide. I'm Dr. Malvika Dahuja, and in this substance addiction series, today we are going to talk on benzodiazepines, also called as sedatives or hypnotics or anxiolytic drug related disorders and inhalant related disorders. Coming on to the epidemiology, in India, almost 1.18 crore people abuse benzodiazepines and approx 4.6 lakh people abuse inhalants. Coming on to the detailed discussion of benzodiazepines or sedatives, hypnotics, anxiolytics. दोस्तों, ये तीन नाम से आपको समझ में आ ही रहा है कि ऐसी दवाइयाँ जिससे नींद आती है और जो कामिंग इफेक्ट देती है। तो ऐसी दवाइयाँ दो तरीके की क्लासेस में होती हैं साइकियाट्री में, जो मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिन्हें कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिटूरेट्स। बेंजोडाइजेपिन्स में कुछ दवाइयाँ बहुत टैबलेट्स हैं जो हमने और आपने बहुत ज्यादा देखी हैं लोगों को यूज करते हुए, और हमने इनका नाम सुना है, जैसे कि अल्प्राजोलम। ये किस किस नाम से आती है? एंग्जिट, एल्ट्रैक्स, है ना। और इसकी डोजेज आती है 0.25, 0.5। फिर कुछ दवाइयां होती हैं जैसे लोराज़ेपाम, किस नाम से आती है? एंटीवान, लोपेज, लार्पोज। फिर कुछ दवाइयां होती हैं जो और लॉन्गर एक्टिंग होती है, मतलब उनका हाफ लाइफ या उनका इफेक्ट और ज्यादा होता है, जैसे कि लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, डायजेपाम एक्सेट्रा। ये मैंने इस ऑर्डर में आपको बताया जो शॉर्ट एक्टिंग से लॉन्ग एक्टिंग है, जैसे कि अल्प्राजोलम सबसे शॉर्ट एक्टिंग है इन सारे ग्रुप्स में, और डायजेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम थोड़े लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स है। ठीक है, हम अगर बात करें इन ड्रग्स की, इन ड्रग्स का अब्यूज पोटेंशियल हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। कुछ बार्बिटूरेट्स पे आजकल देखे जाते हैं जो अब्यूज किए जाते हैं। उसमें कुछ एक दवाइयां कुछ मोस्ट कॉमन होती है, जिसे कहते हैं गार्डिनल। फिनोबार्बिटॉन नाम की एक दवाई होती है जो फिट्स में या दौरों में प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उससे कुछ लोग अब्यूज भी करते हैं। अब इन दवाइयों का अब्यूज में हमें इतना फिक्र क्यों? अगर हम कहें कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ये तो मेडिकल नशे हैं, डॉक्टर्स कभी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उनकी आदत छूटनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इससे नींद आती है, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? दोस्तों, ओवरडोज में ये दवाइयाँ या अल्कोहल समेत ये अगर दवाइयाँ ले ली जाएं तो इन दोनों की एडिटिव इफेक्ट से इंसान को सीएनएस डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि सांस में दिक्कत आने लगती है। जैसे कि हमने अल्कोहल के वीडियोस में आपको बताया कि अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन्स हमारे ब्रेन के सेम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए क्रॉस टॉलरेंट होते हैं और इनका इफेक्ट एडिटिव होता है। इसीलिए हमें ओवरडोज या इन दोनों की एक साथ नशा करने एडिटिव इफेक्ट की वजह से सीएनएस डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के खतरे का डर रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं ओवरडोज के अलावा इंटॉक्सिकेशन में, अगर व्यक्ति हमें इंटॉक्सिकेशन में या में हमारे को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करता है, तो हमें कैसे दिखेगा, किस तरह की प्रेजेंटेशन आएगी? जैसे कि आपको पता है कि बेंजोडाइजेपिन के लेने से यूफोरिया या एक अच्छी प्लेजरेबल फीलिंग आती है, इसके साथ साथ इंसान डिसइनहिबिटेड हो जाता है, यानी कि एक गार्ड होता है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कि हम किसके सामने किस तरह किस सोसाइटी में हम पेश आए, उसका एक गार्ड रहता है। जब हम बेंजोडाइजेपिन या अल्कोहल जैसा नशा ले लेते हैं तो वो गार्ड हट जाता है, या हमारी इनहिबिशंस की, हमारी रिस्ट्रिक्शंस डिसइनहिबिट हो जाती हैं, तो हम डिसइनहिबिटेड बिहेवियर की तरह एक्ट करते हैं, हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, और किसी लोगों में बहुत ज्यादा साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाती है कि इंसान रेस्टलेस होकर इधर उधर भागता है। इसके अलावा अगर बॉडीली सिम्टम्स और मोटर फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि इंसान को क्या हम कैसे हम
डिटेक्ट कर सकते हैं कि इंसान को बेंजोडाइजेपिन की इंटॉक्सिकेशन या हो सकती है। इंसान की स्पीच में स्लरिंग होने लगती है, इनकोऑर्डिनेशन होने लगती है, निस्टैग्मस होने लगता है। तो ऐसे फीचर्स में हमें तुरंत ही सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि इंसान, डाउट हो जाना चाहिए शायद इंसान बेंजोडाइजेपिन का इंटॉक्सिकेशन में है, और हम उसको उस तरह से डील करते हैं इमरजेंसी सेटिंग में। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं बेंजोडाइजेपिन का, क्रॉनिकली हम कोई इंसान बेंजोडाइजेपिन लेने लगता है तो उसके भी आफ्टर सीक्वेले क्या होते हैं। जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था कि उसके लॉन्ग टर्म लेने से, क्रॉनिक लेने से अटेंशन और मेमोरी पे फर्क पड़ने लगता है। तो ऐसे में भी बेंजोडाइजेपिन के प्रोलॉन्ग यूज से एमनीजिया और डिमेंशिया जैसे फीचर्स आने लगते हैं। अगर हम अब बात करें, ये हमने बात की इंटॉक्सिकेशन, डिपेंडेंस और ओवर यूज और प्रोलॉन्ग यूज की, क्रॉनिक यूज की। अब जब इंसान बेंजोडाइजेपिन को छोड़ने लगता है, यानी कि विड्रॉल की बात करें, तो अक्सर हमारे पास इंसान विड्रॉल में तब आता है जब वो कोई किसी की साइकेट्रिक हेल्प में किसी मेंटल इलनेस की दवाई के साथ साथ बेंजोडाइजेपिन की दवाई भी ले रहा है, या जिसे आम भाषा में कहते हैं रेस्ट की गोली भी ले रहा है। उसको छोड़ने पे जब उसको सिम्टम्स आते हैं, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम भी 3 तरीके का माना जाता है। एक होता है रिकरेंस, जिसमें अगर मानो इंसान जिस भी इलनेस से हमारे पास प्रेजेंट किया था शुरुआत में, उसकी वजह से उसको जो भी हमने रेलेवेंट मेडिकेशन दी पूरे टाइम के लिए, उसके साथ बेंजोडाइजेपिन दी, जिससे हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंसान को वही सिम्टम्स, वही मेंटल इलनेस के सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। जैसे अगर डिप्रेशन का मरीज को डिप्रेशन की दवाई के साथ बेंजोडाइजेपिन दिए गए थे और विद टाइम बेंजोडाइजेपिन को हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको डिप्रेशन लाइक फीचर्स वापस आने लगते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लो मूड, या कहें कि होपलेसनेस, गिल्ट, वर्थलेसनेस, ऐसी होपलेसनेस, ऐसे सिम्टम्स वापस आने लगते हैं मरीज के, जो जिससे इनिशियली वो साइकेट्रिस्ट को प्रेजेंट किया था। या एंजाइटी का पेशेंट जिस तरह से, जिस रूप में हमारे पास प्रेजेंट किया था, उसको बेंजोडाइजेपिन के हल्के हल्के कम करने की स्टार्टिंग की शुरुआत की कोशिश में ऐसे सिम्टम्स, एंजाइटी के ही सिम्टम्स जिस तरह वो प्रेजेंट किया था, वो वापस आ सकते हैं। कि एप्रीहेंशन होना, उस पेशेंट को उस टाइम पे उसी चीजों के बारे में वापस घबराहट होने लगना, वही पूरे दिन की घबराहट जैसे फीचर्स आने लगना। अगर ओसीडी का मरीज हमारे पास आया था जिसको ओसीडी की दवाई के साथ बेंजोडाइजेपिन दिए गए, तो उसके विड्रॉल में उसको ओसीडी के सिम्टम्स वापस आना, या पेशेंट कोई हमारे पास साइकोटिक आया था तो उसकी बेंजोडाइजेपिन कम करने पे उसको साइकोटिक फीचर्स हल्के हल्के वापस आने लगते हैं। तो इसे कहते हैं रिकरेंस। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का पहला रूप जिसे कहते हैं रिकरेंस। दूसरा रूप होता है रीबाउंड, जिसे हम अगर आम भाषा में कहें कि वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। इंसान को लगता है कि जिस मेंटल इलनेस के लिए मैं आया था दवाई छोड़ने के टाइम पे धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपने सिम्टम्स, मेरे लक्षण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली वो उसके सिम्टम्स या लक्षण बढ़ते हुए उसको नजर आ रहे होते हैं, पर असल में उसको रिबाउंड इफेक्ट होता है। वो दवाई के, बेंजोडाइजेपिन के छोड़ने के अचानक रिसेप्टर्स पे प्ले करने वाले रिबाउंड इफेक्ट के कारण हो रहा है। ये उसकी इलनेस नहीं वापस आ रही है, ये उसको रिबाउंड इफेक्ट हो रहा है। और एक चीज होती है ट्रू विड्रॉल, कि बेंजोडाइजेपिन के छोड़ने पे इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंटल इलनेस जो की हम जो बात कर रहे हैं, इंसान को विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। वो विड्रॉल सिम्टम्स के फीचर्स आपको कैसे दिखेंगे? बिल्कुल जैसे अल्कोहल के विड्रॉल के दिखते हैं। कैसे? इंसोम्निया, एप्रीहेंशन, एजिटेशन, एंजाइटी, या मरीज को और क्या क्या होने लगता है कि जो सब कुछ काम हो रहा था वो सब वापस आ रहा है। सारे वाइटल जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वापस इंक्रीज होना, उसके साथ साथ ट्रेमर्स होना, जिट्रीनेस होना,
जर्क्स बढ़ना, मायोक्लोनस होना, ऐसे फीचर्स इंसान को वापस आने लगते हैं। कामिंग इफेक्ट में क्या होता है कि इंसान के जो हम मेडिकल भाषा में कहते हैं रिफ्लेक्सेस डिमिनिश होने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं। विड्रॉल में उसका ठीक अपोजिट मिलता है। ठीक है, अब इसकी हम मैनेजमेंट पे आए तो या तो हम ओपीडी में मैनेज करते हैं या पेशेंट को एडमिट करके मैनेज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डोज। उसमें हम थोरो हिस्ट्री लेते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि कौन सी दवाई किस डोज में, कितनी मात्रा में और दिन में कितनी बार इंसान लेता था और उसने आखिरी बार ये डोज कब ली। क्योंकि आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ दवाइयां शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। उसी के हिसाब से इंसान को विड्रॉल्स नजर आएंगे, विड्रॉल्स प्रेजेंट करेंगे हमको कि अगर शॉर्ट एक्टिंग दवाई होगी, अल्प्राजोलम जैसी दवाई होगी तो उसको विड्रॉल्स जल्दी दिखने लगेंगे, 2-4 घंटे में ही उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे। अगर कोई लॉन्ग एक्टिंग दवाई खा रहा होगा, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम जैसे, उसके विड्रॉल सिम्टम्स थोड़े लेट आएंगे। तो सही मात्रा, सही दवाई, सही फ्रीक्वेंसी और सही नंबर ऑफ गोलियों के हिसाब से हम पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन का मैनेजमेंट करते हैं कि हम अपनी दवाई की डोजेज की कैलकुलेशन या मात्रा उसी तरह बनाते हैं ताकि हम विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। उसमें खतरा हमें किस चीज का है, जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था, डिलीरियम और सीजर्स का, गफलत और फिट पड़ने का विड्रॉल में खतरा रहता है। तो इसलिए भी ये डोज बनानी हमें समझनी कि हमें इस मरीज को किस हिसाब से कितनी डोज देनी है बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना, उसके साथ बहुत सारे इंट्रावीनस फ्लूइड्स देना मरीज को, खासकर बहुत की इन्वेस्टिगेशंस कराना, उनके वाइटल्स जानने की, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, ये सबका रेगुलर मॉनिटरिंग करना। उसके साथ ये डिटेक्ट करना कि और क्या क्या सब्सटेंसेस इंसान लेता है और उनका क्या क्या डिपेंडेंस पैटर्न है मरीज में, और क्या फिजिकल इलनेसेस है मरीज में फिलहाल, क्या अवॉइड कर सकते हैं हम दवाइयाँ, क्या हम दे सकते हैं ऐसे में इस मरीज को दवाइयाँ, क्या और साइकेट्रिक इलनेसेस हैं मरीज को, सिम्टम्स हैं जो अभी प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या हम अभी सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करने की मरीज हमारे को समझाने की हालत में नहीं है कि उसके साइकेट्रिक सिम्टम्स का, या फिर हम वेट करें, या फिर अभी वो ओवर्ट है सिम्टम्स की, वो उस क्राइसिस को हमें अभी डील करना पड़ेगा। तो वो मरीज पे फर्क होता है। अब अगर मेंटेनेंस, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन के टाइम पे की बात करें, हम मेडिसिन के अलावा ऐसे मरीजों को साइकोथेरेपी या काउंसलिंग भी करते हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इंसान को बार बार बेंजोडाइजेपिन की एडिक्शन की तरफ खींचते हैं। उन फैक्टर्स को जब तक हम डील नहीं करेंगे, इंसान को हम पूरी तरह होलिस्टिकली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अब बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन की, तो बेंजोडाइजेपिन का पूरा फीचर्स मिलते जुलते हैं अल्कोहल से, इसलिए हमको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा हमारे मरीजों में कि हमारे मरीजों में एक्चुअली क्या क्या सब्सटेंसेस हैं के अब्यूज है, और अभी पेशेंट किस स्टेट में, हमारे को किस स्टेटस में, या इंटॉक्सिकेशन, ओवरडोज, विड्रॉल, या विड्रॉल के किस ऐसे स्टेट में हमारे पास है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है मरीज में, तो बहुत जरूरी है। ये हुई बेंजोडाइजेपिन्स या सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स या एंग्जोलिटिक्स की बात। अब बात करते हैं हम इनहेलेंट यूज डिसऑर्डर्स की। इनहेलेंट्स ज्यादातर हमारे कंट्री में लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के एडोलेसेंट ग्रुप में, एडोलेसेंट मेल्स करते हैं अब्यूज। किस फॉर्म में? ये बहुत तरीके के फॉर्म में होंगे कि जैसे कि ग्लूज, पेंट्स, नेल पॉलिश रिमूवर्स, थिनर्स, केरोसिन, गैसोलीन, स्प्रेज, पॉपर्स के फॉर्म में, या फिर हमारे जिस कहते हैं नाइट्रेट्स। हमारे को पेशेंट जनरली और कैसे प्रेजेंट करेंगे? वाइटनर्स, फेविकॉल, आयोडेक्स, इस तरह के जो इनहेलेंट, जो जिन चीजों को हम इनहेल, या वोलेटाइल सब्सटेंस जिनको हम इनहेल कर सकते हैं, उनके
नशे ज्यादातर कॉमन आजकल हमारे को हमारे ओपीडीज में, हमारे आसपास में दिखने लग रहे हैं। कुछ लोग मैं आपको बताना भूल गई, टायर ट्यूबिंग्स को का भी इनहेलेशन होता है और वो भी बहुत कॉमन है। इनहेलेंट्स का भी ऑलमोस्ट एक्शन इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन्स के होते हैं। माइल्ड डोजेज में इनहेलेंट्स का इंटॉक्सिकेशन के फीचर्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन्स के होते हैं। अगर टॉक्सिक इफेक्ट्स की बात करें तो इनहेलेंट से टॉक्सिक इफेक्ट्स का कैसे क्या होते हैं, ब्रेन डैमेज होना, लिवर डैमेज होना, बोन मैरो सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ऐसे चीजें, ऐसी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस हमारे मरीजों में जनरली टॉक्सिक डोजेज ऑफ इनहेलेंट्स में मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें विड्रॉल की या इंटॉक्सिकेशन की, वो हूबहू सेम बेंजोडाइजेपिन्स वाली हैं। और अगर हम बाकी स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स की बात करें, कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल, इंड्यूस्ड इनहेलेंट इंड्यूस्ड मूड सिम्टम्स, इनहेलेंट इंड्यूस्ड साइकोटिक सिम्टम्स, इनहेलेंट इंड्यूस्ड मतलब अटेंशन एंड मेमोरी में जो डिफिकल्टीज आती हैं, वो वाली डिफिकल्टी जैसे डिमेंशिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वो सब हमारे हर सब्सटेंस की तरह इसमें भी मिलते हैं और ये मिमिक करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स पे। तो हमारा ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ही रहता है उस टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जिस तरह हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट किया। इनहेलेंट्स का डिस्कस करना इस वीडियो में इसलिए भी जरूरी था, क्यों सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इनका नेचर मिलता है बेंजोडाइजेपिन्स पे से, बट ऑल्सो आजकल ऐसे पेशेंट्स की मात्रा बढ़ रही है। तो अगर हम इनके बारे में अवेयर होंगे, इनको डिटेक्ट कर पाएंगे, तो इनको प्रॉपर अटेंशन और हेल्प मिल सकती है। बाकी जो सब रेलेवेंट सब्सटेंसेस हैं सब्सटेंस एडिक्शन के सीरीज में जो हमें आगे डिस्कस करने हैं, हम अपकमिंग वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।